वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 4। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से सीबीएसई में 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहले तक 5 मार्क्स के पूछे जाते थे, लास्ट ईयर 5 से 6 पूछा। इस बार जो नया पैटर्न है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं है, बट फिर भी 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, इस बार तो ज़्यादा ही आएगी। ठीक, देखो इधर क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी रिएक्शन की रेट, ठीक है, रेट मतलब एक तरीके से रिएक्शन के होने की स्पीड, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में स्टडी करेंगे। उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। और किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब वो रिएक्शन जो है किन किन स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, ठीक है, उसमें होने वाला एनर्जी चेंज कितना है। ठीक, इन सब की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसे क्या कहा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और वी कैन से ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच, ठीक है, we deals about the rate of reaction, factors affecting rate of reaction and the mechanism of a chemical reaction। क्लियर। अब इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है किसी भी रिएक्शन के लिए रेट क्या होता है। ठीक है, तो रेट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट या फिर किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम में जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यूनिट टाइम मतलब जैसे पर सेकंड। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में पर सेकंड जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं किसी भी रिएक्शन की रेट के फॉर्मूला की, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन concentration of any reactant, capital R, any reactant or any product divided by time taken। इस चेंज को होने में लगने वाला टाइम। ठीक है, यही क्या होती है किसी भी रिएक्शन की रेट। रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, देखो इधर, इसका मतलब हुआ रेट को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम टेकन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस रिएक्शन के रेट को। रिएक्टेंट की जगह किसी प्रोडक्ट को ले लो तो भी हम रेट लिख सकते हैं। ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इस चेंज को होने में लगा टाइम। इन दोनों तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की रेट को लिख सकते हैं, चाहे तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज देख लो, चाहे किसी भी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज को होता है। क्लियर। ये किसकी बात हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन की। इसके बाद में आगे देखो, सपोज कोई एक केमिकल रिएक्शन है। देखो इधर, सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट। क्लियर। अब इनिशियली सपोज T1 टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, R1। ठीक, R के ऊपर जो ब्रैकेट लगाने का मतलब है R की कंसंट्रेशन। ओके, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इस टाइम पे, सपोज T1। टाइम चेंज होके कितना हो गया, T2। उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रह गई, R2, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी रह गई, T2। ये ध्यान रखना, जब भी रिएक्शन होती है, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मतलब R1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है R2 से, और
P2 की वैल्यू ज़्यादा है P1 से, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है। ठीक, अब अगर इसके लिए रेट लिखी जाए तो रेट क्या होगी, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखो तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है R1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इस टाइम भी कंसंट्रेशन चेंज होने में कितना टाइम लगा, फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1। ठीक है, और ये ध्यान रखना जब भी रिएक्टेंट की बात होती है तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस डिक्रीजमेंट को बताने के लिए आगे कौन सा नेगेटिव साइन लगाया जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो माइनस चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, और ये चेंज किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ये क्या हो गई रेट, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। क्लियर, इसके बाद में देखो इसी रिएक्शन की रेट को हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P1, और चेंज इन टाइम कितना होगा, फाइनल टाइम T2 माइनस T1, चेंज जैसे भी निकालते फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, उसके अलावा टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, चेंज को किससे, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, और पॉजिटिव साइन किसको बता रहा है कि टाइम के साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे रिएक्टेंट गायब हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को जो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर कंबाइंडली हम बोलते हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। और जब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर बोले, ठीक है, तो फिर वहां पे माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिसअपियरेंस का मतलब है कि रिएक्टेंट में कमी हो रही है। क्लियर, उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, बन रहा है रिएक्शन। अब हम देखते हैं किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कैसा कर्व आता है। देखो इधर, अगर मैं टाइम को कहाँ पे लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे, कंसंट्रेशन को कहाँ पे लेता हूँ, वाई एक्सिस पे, तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम, प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो उसके लिए ग्राफ ऐसा आता है। ठीक, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उसके लिए ग्राफ ऐसा आता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए। मतलब टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्लियर, अब देखो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है उसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तीन तरीके कौन कौन से, सबसे पहला तरीका है एवरेज की फॉर्म में, दूसरा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट की फॉर्म में, और तीसरा इनिशियल रेट की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज रेट, किसी भी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट क्या होती है, रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। लॉन्ग टाइम इंटरवल में, ठीक है, जो रेट मेजर की जाती है उसे बोला जाता है एवरेज रेट। ठीक है, देखो इधर किस तरीके से, सपोज ये हमारे पास में एक ग्राफ है किसी रिएक्शन के लिए टाइम और कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे T1 टाइम पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, यहाँ पे सपोज R1। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिए तो कितनी है, R1। इसके बाद T2 टाइम पे ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन हो जाती है R2। क्लियर, ठीक है, तो T1 से T2 टाइम पे, ठीक, ये T1 से T2 टाइम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर, इस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी, कितनी हो गई, R2 से R1।
सॉरी R1 से R2। क्लियर। तो अब यहाँ पे रेट क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की बात हो रही है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज, फाइनल कंसंट्रेशन R2, इनिशियल कंसंट्रेशन R1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। ठीक, रिएक्टेंट की बात हो रही है इसलिए कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब जब भी लार्ज चेंज होता है, ठीक है, तो लार्ज चेंज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से। तो डेल्टा आर मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। लार्ज टाइम चेंज मतलब इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। ठीक, एक तो पर सेकंड चेंज हो रहा है तो पर सेकंड चेंज कैसे देखेंगे। ठीक, एक लार्ज चेंज अच्छा खासा जैसे 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है। तो लॉन्ग टाइम इंटरवल में जब रेट का मेजरमेंट होता है तो उसे क्या बोला जाता है, एवरेज रेट। इस तरीके से मेजर किया जाता है। ग्राफ पे 2 पॉइंट ले लो। ठीक है। उन दोनों पॉइंट में टाइम डिफरेंस देख लो, कंसेंट्रेशन में चेंज देख लो और उस तरीके से रेट कैलकुलेट की जा सकती है। ये तो क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, जब रेट को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए मेजर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल का मतलब है बहुत ही कम टाइम। ठीक है। एक तरीके से बोल लो पर सेकेंड, उससे भी कम। ठीक है। उस टाइम पे जब रेट का मेजरमेंट किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। इसका मेजरमेंट कैसे होगा, देखो इधर वही ग्राफ किसके बीच में, टाइम और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के बीच में। अब सपोज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मतलब किसी पॉइंट पे, इस ग्राफ पे किसी पॉइंट पे यहाँ कोई टाइम है। ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या सेकंड, उस पे रेट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म है एक स्लोप। ठीक है। इसको कैसे देखना है, देखो ध्यान से, रेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस रेट है तो इसको क्या लिख दिया जाता है, आर लिख के नीचे लिख दिया जाता है एक तरीके से इंस्टेंटेनियस। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस देखो इधर, अभी थोड़ी देर पहले जब एवरेज रेट की बात की थी तो क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और नेगेटिव साइन था। क्लियर, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। आ रही है बात समझ में। अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है टाइम बहुत ही कम, ये लार्ज टाइम इंटरवल है। ये कम कब होगा, जब डेल्टा टी की जो वैल्यू है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा। मतलब जो डेल्टा टी टाइम में जो चेंज है वो धीरे धीरे बहुत कम होना चाहिए, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के नियर हो। ठीक है। बहुत ही कम वैल्यू। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पे है। ठीक है। और इस टर्म को मैथमेटिक्स में किस तरीके से डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया जाता है, और वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस तो एडिटिव रहेगा। ठीक, स्मॉल चेंज को की फॉर्म में रिप्रेजेंट, और वो स्मॉल चेंज कैसे होगा, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी आर अपॉन डी। ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत ही स्मॉल टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफ पे कैसे मेजर करेंगे, ग्राफ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कटा, इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इस टेंजेंट ने इन एक्सिस को कट किया, ठीक है, वो लेंगे। यहाँ पे जो कट किया सपोज वो कितना है, डेल्टा टी, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आया वो कितना है, डेल्टा आर। ठीक है। इसलिए क्या लिखा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की वैल्यू टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब सिंपली क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ आर। ठीक है। अब सिंपली इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अगर इंस्टेंटेनियस रेट पूछता है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है। क्लियर है बात। ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट। ठीक है। तो उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, डेल्टा टी, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, डेल्टा आर। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब डेल्टा टी जो टाइम में चेंज, उसको क्या करेंगे, स्मॉल करना पड़ेगा, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और इस फॉर्म को ये लिख दिया जाता है। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, एट टी इक्वल टू जीरो, रेट ऑफ रिएक्शन
इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल रेट, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की t इक्वल टू 0 पर जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उस कंडीशन में उसकी जो रेट है वो क्या कहता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब t इक्वल टू 0 पे कितना चेंज हुआ इसको कैसे पता करोगे, तो वहीं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके, मतलब ये भी टाइप से इंस्टेंटेनियस रेट का ही फॉर्म है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो इधर इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स, ठीक है, वही t इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट काटेगा, ठीक है। वो इंटरसेप्ट सपोज कितना है, रेट टेंजेंट अगर बात करूँ तो डेल्टा r, ये तो y एक्सिस पे, और डेल्टा t ये कौन सी x एक्सिस पे। अब लिमिट वही डेल्टा t टेंस टू क्या हो जाएगा 0 और माइनस रेक्टेंगल कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी इसमें, ठीक है। तो इसको वापस से क्या लिख देंगे हम, माइनस डी आर बाई डी, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसको डायरेक्ट इस तरीके से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स वाले बच्चों को समझते हैं स्लोप टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से स्लोप निकाला जाता है, ठीक। स्लोप मतलब टेन थीटा की वैल्यू, मतलब m, मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स मतलब y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, यहाँ पर y एक्सिस पे रिएक्टेंट है इसलिए dr बाई dt। क्लियर, इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। इन चीज़ों को इस तरीके से लेना है, क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिलेशन बिटवीन रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसी भी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है, क्लियर। तो जो रिलेशन होता है उसको मैंने एक फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। देखो इधर किसी भी रिएक्शन की रेट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू प्लस माइनस क्यों, अगर रिएक्टेंट है तो प्लस, प्रोडक्ट है तो माइनस, तो प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले रहे हो उसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम टेकन। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो इधर सपोज एक केमिकल रिएक्शन है ए बीबी, ये कन्वर्ट होकर सी और बीबी बना रहा है, क्लियर। ये रिएक्शन है, इसमें ए बी रिएक्टेंट से, सी डी प्रोडक्ट से, और स्मॉल ए बी स्मॉल सी डी ये क्या है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्लियर है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टर्म्स जो लिखी हुई उनके आगे जो मैथमेटिकल डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर में है वो क्या है, कोफिशिएंट है, क्लियर। अब इस रिएक्शन के लिए जो रेट लिखेंगे, ठीक, तो रेट मैंने क्या बताया, ठीक है। रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम टेकन, ठीक। मतलब देखो इधर रेट को कैसे लिख सकते हैं, अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सपोज मैं रिएक्टेंट ए की टर्म में रेट को लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए, तो 1 अपॉन ए, ठीक है। ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कोई सा भी ले लो, स्मॉल डी ले लो या डेल्टा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस रिएक्शन की रेट को, क्लियर। अब बी की टर्म में भी लिख सकता हूँ, बी भी तो रिएक्टेंट है, एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलते हैं, एनी मतलब कोई सा भी, ए के रेस्पेक्ट में भी लिख दो बी के। अब बी के रेस्पेक्ट में जब लिखोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन सा, बी का लोगे, इसलिए बोला है करस्पॉन्डिंग, क्लियर। तो क्या लिखोगे, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 अपॉन बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डी बी अपॉन डी टी, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, अब प्रोडक्ट की बात आ गई, तो प्रोडक्ट है इसलिए साइन आएगा पॉजिटिव, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल सी, तो 1 अपॉन सी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू, डी बी प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन इसका है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन में करके, मतलब 1 अपॉन डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन 10, ठीक है। तो इन तरीके से हम इस रिएक्शन की रेट लिख सकते हैं, ठीक। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन सभी टर्म्स के इक्वल है, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी रेट को बता रहा है, ये भी रेट को बता रहा है, ये भी रेट को, ये भी रेट को बता रहा है, ठीक। इसके बाद ध्यान दो, यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। डी ए बाई डी टी क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है। सॉरी, डी ए बाई डी टी क्या बता रहा है,
रेट ऑफ ए, और माइनस मतलब ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस डी ए बाई डी टी जो है, माइनस डी ए बाई डी टी, इस कोफिशिएंट को हटा दें, माइनस डी ए बाई डी टी, इसको क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ए टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर। माइनस डी बी बाई डी टी, इसको क्या बोलेंगे, वन अपॉन बी को हटा दो, माइनस डी बी बाई डी टी, ये बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अगर वन अपॉन बी भी एड कर दिया तो फिर ये ओवरऑल रेट को रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को ध्यान रखिए, क्लियर। नेक्स्ट देखो, वन अपॉन सी हटा दिया, प्लस डी सी बाई डी टी, इसका मतलब है ये रेट क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, क्लियर। वन अपॉन सी भी एड हो गया तो ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा, ओवरऑल रेट पूरी रिएक्शन की है, और डी सी अपॉन डी टी ओनली सी के फॉर्मेशन की है, क्लियर। इसके बाद देखो, वन अपॉन डी 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 बाई डी टी, इसमें से वन अपॉन डी हटा देंगे तो डी डी बाई डी टी, इसका मतलब क्या हुआ, डी के फॉर्मेशन या डी के अपीयरेंस की रेट। वन अपॉन डी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल और एड कर दिया तो फिर ये ओवरऑल रेट को बताएगा, क्लियर है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए रेट और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में रिलेशन होता है, इस तरीके से हम किसी भी रेट की, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं, जैसे देखो इधर, देखो सबसे पहले मैं रिएक्शन लेता हूँ PCl3 Cl2 और PCl5, ठीक। और इस रिएक्शन के लिए हम सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट की फॉर्म में रेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो रेट इक्वल टू, अगर मैं PCl3 की फॉर्म में रेट लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देख लिया, माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1/1 कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन टाइम टेकन, क्लियर। इसके बाद में देखो, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन टाइम टेकन। इसके बाद में प्रोडक्ट है इसलिए प्लस, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन टाइम टेकन। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके 1 है तो 1/1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखो, 2SI, ये डिकम्पोज होकर बना रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन, क्लियर। इसके लिए भी हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के रेस्पेक्टिवली क्या लिखेंगे, रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेट क्या हो जाएगी, रेट इक्वल्स टू हो जाएगी, देखो इधर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1/2, और ये रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन टाइम टेकन, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, H2 क्या है, प्रोडक्ट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो 1/1 को दिक्कत नहीं, DH2/DT। इसके बाद में आयोडीन भी प्रोडक्ट है तो प्लस Di2/dt, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है तो लिखेंगे नहीं, क्लियर। इस तरीके से हम रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है ये बात, आ रही है समझ में। अब देखो इसके बाद में इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा उसको 1 अपॉन में कर देंगे, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ जो भी रिएक्टेंट है वो अपॉन टाइम टेकन, क्लियर। अगर रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन, क्लियर। इसके बाद देखो, अगर कोई रिएक्शन गैसियस होती है, जैसे सपोज ये रिएक्शन है नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन और ये बना रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है, गैसियस, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। तो गैसियस रिएक्शंस के लिए कंसंट्रेशन की जगह क्या दिया जाता है, उनका पार्शियल प्रेशर दिया जाता है, ठीक। और हम जानते हैं कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर गैसियस रिएक्शन है तो उनके लिए कंसंट्रेशन ना लेके क्या देखा जाता है, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, क्लियर। अब देखो, चेंज इन पार्शियल प्रेशर अगर लेते हैं तो रेट कैसे लिखेंगे, वही तरीका है, केवल प्रेशर लेना है। रेट इक्वल्स टू, नाइट्रोजन रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो लिख रहे हैं ये 1/1, ठीक है। इसके बाद में चेंज इन प्रेशर, तो यहाँ लिखेंगे PN2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, उसमें होने वाला चेंज अपॉन टाइम टेकन, क्लियर। इसके बाद में देखो, रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव साइन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब 1/3, क्लियर। इसके बाद देखो, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मतलब PH2 अपॉन टाइम टेकन,
इसके बाद में देखो अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव साइन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन करके, मतलब 1/2। इसके बाद चेंज इन प्रेशर ऑफ अमोनिया मतलब PnH3, प्रेशर ऑफ अमोनिया उसमें चेंज अपॉन टेम्परेचर। क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की टर्म में। क्लियर। इसके अलावा अगर गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर चेंज, और अगर नॉर्मल जो सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन तो फिर कंसंट्रेशन में चेंज। ठीक। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहाँ जाता है, 1 अपॉन में आ जाता है। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट को लिख सकते हैं। क्लियर। अगर मैं पूछूं यहाँ पे dPn2 और dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस dPn2, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नेगेटिव साइन। यहाँ मैं अगर बोलूँ dPH2 dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव साइन के साथ, माइनस dPH2 dt। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। और अगर ओवरऑल टर्म की बात करूं मतलब -1/3 dP, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओवरऑल रेट को रिप्रेजेंट करता है। इस डिफरेंस को समझना। जैसे यहाँ पे dPNH3 dt प्लस dPNH3 dt, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। और अगर मैं पूरी टर्म बोल देता हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस रिएक्शन की रेट। ठीक है, ये दिमाग में हमेशा क्लियर रखना। ठीक, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना कंफ्यूज। क्लियर है बात।